तो अंश अपने सिर को नीचे झुका उदासी भरे आवाज में कहता, लेकिन रेयान अगर आप दादी को कुछ कहोगे तो वो आपकी शादी मिश्का से करवा देगी। उसकी कांपती हुई आवाज जैसे कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। बाहर हल्की हवा बह रही थी, पर उस पल अंश के दिल की धड़कन ही सबसे तेज आवाज बन चुकी थी। अंश का बात सुन रेयान के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वह उस मासूम चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है, जैसे डर को पिघला देना चाहता हो। अंश की पलकों पर ठहरे छोटे छोटे डर को देखकर रेयान की आंखों में एक अजीब सा सुकून उतरता है। वह अंश के चेहरे को उठा उसके आंखों में गहराई से देखते हुए कहता, तो तुम्हें इस बात का बुरा क्यों लग रहा है? ये सवाल सुन अंश कोई जवाब नहीं देता, बस रेयान की आंखों में देखता रहता, जैसे वही जवाब छिपा हो जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। उस नज़र में हजार अनकहे शब्द तैर रहे थे, डर, चाहत, बेचैनी और वो एहसास जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा। रेयान धीरे से अंश के करीब झुकता है। उसका हर कदम अंश के दिल की धड़कन और तेज कर देता है। फिर वह अंश के कोमल होठों को अपने होठों में भरकर प्यार से चूमने लगता है। वह चुंबन किसी आग की तरह नहीं, बल्कि किसी गहरे सुकून की तरह था, जैसे सारी परेशानियों को अपने में समेट ले। अंश का शरीर एक पल को ठिठकता है, फिर अपने आप ही रेयान के स्पर्श में ढलने लगता है। अंश अपने हाथ को रेयान के सीने पर रख देता है, धड़कन की गर्माहट महसूस करता है और बदले में हल्के से उसे चूमने लगता है। दोनों के बीच की हवा जैसे महकने लगी थी, सिर्फ दो दिलों की खुशबू से। रेयान अंश को किस करते हुए ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अंश हल्की सी सांस खींचकर उसकी गर्दन पर अपना सिर रख देता है। रेयान खड़ा होता है, अंश के रूम का दरवाजा खोलता है और दरवाजे को सटाकर अंश को अंदर ले जाता है। कमरे में हल्की चांदनी फैल रही थी, जैसे उन दोनों के लिए कोई जादुई रात सजाई गई हो। वह अंश को बेड पर सुला देता है और उसके ऊपर झुककर दोबारा चूमने लगता है। इस बार चुंबन में और भी गहराई थी, एक वादा, एक यकीन। कुछ देर तक अंश के होठों को चूमने के बाद रेयान उससे दूर हो उसके चेहरे पर हाथ रख कहता, बोलो अंश, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है मेरे किसी और से शादी करने से? अंश की पलकों पर नमी चमक उठती है। वह रेयान की आंखों में डूबते हुए कहता, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ रेयान। आपको किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हमेशा नहीं रहोगे, इसलिए कभी कभी लगता कि आपसे बहुत दूर चला जाऊं। ये कहते हुए अंश के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन आंसुओं की चमक रेयान के दिल को चीर देती है। जब अंश आखिरी लाइन कहता है, तो रेयान एक बार फिर उसके होठों पर अपना होठ रख लेता है, ताकि उसके दर्द को अपने स्पर्श में समेट सके। अंश की बोलती थम जाती है। कुछ देर तक ऐसे ही चुप्पी में बस धड़कनों की आवाज गूंजती रहती है। रेयान उससे दूर हो कहता, दोबारा मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना अंश। तुम मेरे हो रेयान सिंघानिया के, और हमेशा मेरे ही रहोगे। रेयान की यह बात सुन अंश की आंखों से और भी आंसू बह निकलते हैं। वह रोते हुए ही कहता, क्यों आप ऐसा क्यों नहीं चाहते कि मैं आपसे दूर जाऊं? इस सवाल का जवाब खुद रेयान के पास भी नहीं था। उसके दिल में केवल एक चाह थी, अंश को थामे रहने की। पर उसकी आंखों में हल्का गिल्ट भी झलक रहा था, मानो खुद से लड़ रहा हो। रेयान धीरे धीरे अंश से दूर हो खड़ा हो जाता है। कमरे की खामोशी भारी हो उठती है। रेयान को कोई जवाब न देना अंश को और भी बुरा लगता है। वह भी खड़ा होकर हल्की आवाज में कहता, बहुत लेट हो गया है और अब मैं ठीक हूँ, डर भी नहीं लग रहा, तो आप चले जाओ। अंश का बात सुन रेयान अचानक उसका कमर पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। उसकी बाहों का कसाव जैसे कह रहा हो कि जाने का सवाल ही नहीं उठता। वह अंश को अपने बाहों में भर कर कहता, अंश, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे आने के बाद मैं जीने लगा हूँ। मुझे किसी का इतना फिक्र नहीं होता जितना तुम्हारा होता है, और मैं पूरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही तुम्हें अपने बाहों में रखना चाहता हूँ। सो प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। रेयान की हर बात अंश के दिल में उतर रही थी। अंश धीरे से फुसफुसाता है, पर रेयान, मैं लड़की बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ ऐसे ही रहना है, अंश बनकर। रेयान उसके चेहरे को दोनों हथेलियों से पकड़ कर कहता, तुम जो हो, जैसे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो अंश, और मैं अंश के साथ रहना चाहता हूँ, न कि अंशिका के साथ। रेयान का ये विश्वास अंश के भीतर गहराई तक उतरता है। अब जाकर अंश को अच्छा महसूस होता है। उसका चेहरा हल्की मुस्कान से चमक उठता है। वह अपने एड़ी को ऊपर उठाकर खुद से रेयान के होठों के करीब जाता है और हल्के से रेयान को चूमने लगता है। उसे चूमना अभी तक पूरी तरह नहीं आता था, पर उसमें वो सच्चाई थी जो किसी भी कला से बढ़कर थी। रेयान भी उसके कमर पर हाथ रख लेता है। वही रेयान भी उसके कमर पर हाथ रख लेता है,
कुछ देर तक चूमने के बाद रेयान अंश को बेड पर सुला अपने शर्ट का बटन खोलने लगता है। रेयान को ये करता देख अंश की आंखें बड़ी हो गई थी। वो अपने गले का पानी गटकते हुए हकलाते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हो रेयान? अंश का सवाल सुन रेयान पूरे शर्ट को अपने जिस्म से बाहर निकाल अंश की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ अंश, प्लीज आज मुझे मत रोकना। इतना बोल रेयान अंश के करीब जा उसके होठों को दोबारा चूमने लगता। अंश का दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे और प्यार से अंश रेयान का किस में साथ देने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगी। धीरे धीरे उनका किस गहरा होने लगा। जितना ज्यादा किस गहरा हो रहा था उतना ही अंश की सांसें भी। कुछ देर तक होठों को किस करने के बाद रेयान अंश से दूर हुआ और उसके चेहरे पर हाथ रख अट्रैक्टिव आवाज में कहा, आज की रात मैं बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूं तुम्हारे लिए अंश, जिसे तुम कभी ना भूलो। वही अंश की आंखों में एक चमक आ गई। वो बस मुस्कुरा दिया, जैसे आज की रात खुद को रेयान के हवाले छोड़ दिया हो। उसके आंखों की चमक और होठों पर मुस्कान देख रेयान अपना कंट्रोल खो रहा था। वो अंश के होठों को किस करने लगा और धीरे धीरे उनका किस नॉर्मल से पेजनेट होने लगा, बेहद गहरा। कुछ देर तक होठों को किस करने के बाद रेयान उसकी गर्दन को भी किस करने लगा। धीरे धीरे अंश की टी शर्ट को उसके जिस्म से निकाल पूरे शरीर को बस लिक करते हुए किस करने लगा। वही अंश गहरी सांस लेने लगता है। बार बार सीसीकिया लेते हुए अंश रेयान का नाम ले रहा था और हर बार अपना नाम सुन रेयान के होठों पर मुस्कान और आंखों में एक अलग ही जुनून बन रहा था। धीरे धीरे रेयान अंश के सारे कपड़े निकाल उसके पूरे हिस्से को पूरी तरह से अपना बनाने लगा। कुछ घंटे के बाद वो अंश से अलग हो उसके बगल में लेट गया। रेयान अंश को अपने पास समेटे बस उसे निहारता रहता है, जैसे कह रहा हो, यही मेरा घर है, यही मेरा जहां। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप लेटे रहते हैं। अंश का सिर रेयान के सीने पर और रेयान की उंगलियां उसके बालों को सहला रही थी। रेयान धीमे से फुसफुसाता है, सॉरी, अगर कभी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जज्बात नहीं समझता, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो अंश। अंश धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर अब शांति थी, जैसे सारी अनकही बातें रेयान की धड़कनों ने सुन ली हों। कमरा चांदनी में डूबा था और उस रात दोनों की खामोश सांसें एक दूसरे का सहारा बन गईं। सुबह का 8 बज रहा था। मकान की खिड़कियों से आती हल्की धूप कमरे में सुनहरी परत बिखेर रही थी। हवा में रात की नमी की खुशबू अभी भी बाकी थी। वही रेयान का नींद खुलता है तो सबसे पहले उसकी नज़र पास सोए अंश पर टिक जाती है। अंश की नींद उतनी ही गहरी थी जितनी किसी मासूम बच्चे की होती है। हल्की मुस्कान लिए पलकों पर नन्ही सी शांति उतर आई थी। रेयान धीरे से पास झुकता है। उसकी नज़रों में इतना अपनापन था जैसे ये पल उसकी पूरी जिंदगी का सबसे अनमोल हो। वह अंश के माथे को प्यार से चूमते हुए धीमी पर दिल से निकली आवाज में कहता, थैंक यू सो मच अंश मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें या तुम्हारी दी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा अच्छे से। वो शब्द हवा में किसी मीठी कसम की तरह तैरने लगते हैं। फिर रेयान हल्की मुस्कान के साथ अंश के होठों पर एक लाइट किस कर बेड से नीचे उतर जाता है। कुछ पल तक वह बस उसे देखता रहता है, जैसे हर सांस में अंश की मौजूदगी को महसूस करना चाहता हो। फिर धीरे से अपना फ़ोन उठाकर निशांत का नंबर डायल करता है। वहीं दूसरी तरफ निशांत हॉल में बैठा गर्मागर्म कॉफ़ी की चुस्की ले रहा था। रेयान का कॉल आते ही वह लगभग झट से फ़ोन उठाता है। यस बॉस। रेयान की आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी पर अब उसमें सुबह की नरमी थी। मेरी ज़रूरत का सारा सामान लेकर अंश के घर आओ। निशांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैलती है। ओके बॉस, वह तुरंत जवाब देता है। कॉल कटने के बाद रेयान वापस कमरे में जाता है। वह बेड के पास बैठकर अंश के चेहरे को बार बार छूता है। उसकी उंगलियों के हल्के स्पर्श से अंश के माथे पर हल्की हरकत होती है, लेकिन वह सोया रहता है। कुछ देर बाद निशांत घर के बाहर खड़ा होकर कॉल करता है। बॉस, मैं बाहर हूँ। रेयान बाहर जाकर उसके हाथ से सामान लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक लिस्ट भेजी है, जाओ उसे लेकर आओ। निशांत बस एक छोटी सी मुस्कान देता है, ओके बॉस, और निकल पड़ता है। उधर रेयान बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाता है। पानी की बूंदें उसके बालों से टपकती हुई गर्दन तक लुढ़कती हैं। जब वह तौलिए में ही बाहर आता है तो सामने का नज़ारा देख उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान उभरती है। अंश अब जाग चुका था। कंबल को कसकर शरीर पर लपेटे बैठा था। उसका चेहरा गहरी शर्म से लाल था, जैसे सुबह की हल्की धूप उस पर खिल उठी हो। रेयान की भीगी हुई झलक से उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। रेयान तुरंत उसके पास जाता है। चिंता उसके स्वर में साफ झलकती है।
अंश, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? वह माथे पर हाथ रखता है। कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं? पानी की ठंडी बूंदें अंश की त्वचा पर गिरती हैं और उसकी सांसें उलझने लगती हैं। रेयान दोबारा पूछता है, बोलो अंश, तुम चुप क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अंश नजरें झुकाकर बमुश्किल कह पाता है, कल रात जो हमारे बीच हुआ, उसके बाद आप इतने करीब आओगे तो मैं कैसे कुछ बोल पाऊंगा? मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसकी आवाज में झिझक और मीठा कपकपी थी। रेयान की आंखों में हल्की शरारत तैर उठी। वह धीरे से कंबल नीचे करता हुआ कहता है, पर अब शर्माने का क्या मतलब है? मैं तो ऑलरेडी सब देख चुका हूँ। अंश तुरंत कंबल को और कसकर पकड़ लेता है। फिर भी मैं, उसके मासूम शब्द अधूरे ही रह जाते हैं कि रेयान उसका चेहरा थाम लेता है। कल रात जो हुआ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अंश उसकी आंखों में देखता है, उस गहराई में जैसे अपनी धड़कन खोज रहा हो। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा जैसे मैं आपका हो गया हूँ। रेयान का दिल उस पल मानो ठहर जाता है। वह धीरे से उसके होठों को चूमता है, एक लंबा कोमल चुंबन। जब अलग होता है तो मुस्कुराकर कहता है, तुम तो हमेशा से मेरे थे अंश। रेयान कपड़े पहनने लगता है। अंश की नजरें उसकी हर हरकत पर ठहर जाती हैं। रेयान मुस्कुराता है, बदमाश बच्चे, मुझे चेंज करते हुए देख रहे हो? अंश भी शरारत में जवाब देता है, तो क्या, मैं भी ऑलरेडी आपको पूरा देख चुका हूँ। रेयान पास आकर आंखें सनकरी कर कहता है, बहुत बोल्ड हो गए हो तुम, चलो तुम्हें नहाने में कंपनी देता हूँ, दोबारा पूरा देख लेना। अंश हड़बड़ा कर कंबल लपेटता है और दूसरी तरफ से नीचे उतरता है। नहीं नहीं, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। वह फटाफट बाथरूम की ओर भागता है, फिर अंदर से ही कंबल कमरे में फेंककर दरवाजा बंद कर लेता है। रेयान उसकी इस हरकत पर खिलखिला देता है। तभी निशांत लौट आता है। रेयान नीचे जाकर सामान लेता है और किचन की ओर बढ़ता है। निशांत हैरान है, रेयान को किचन में देखना उसके लिए नया था। बॉस, मैं मदद कर सकता हूँ। रेयान हल्की भौं उठाकर कहता है, खाना बनाना आता है तुम्हें? कभी बनाया? निशांत हंस पड़ता है, ही, कभी बनाया तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। पर दक्ष को तो सब आता है, उसे बुला दूँ? रेयान का स्वर तुरंत सख्त हो जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अंश को मैंने कहा था कि उसे अपने हाथ का बनाकर खिलाऊंगा। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, वैसे तुम मेरी नहीं, दक्ष की फिक्र करो, कहीं वो तुम्हारे हाथ से निकल न जाए। निशांत के चेहरे पर हल्की हैरानी छा जाती है। नहीं बॉस, मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं। रेयान उसे देखते हुए नर्म स्वर में सलाह देता है, अंधा नहीं हूं मैं, सब साफ दिखता है। कोई और उसकी लाइफ में आए उससे पहले उसे अपना बना लो, देर न कर देना। रेयान के शब्दों में जैसे दोस्ती से भरी चेतावनी थी। निशांत के दिल में अनकहा एहसास उठने लगता है। वह हकलाते हुए बस सिर हिलाता है। तभी अंश हॉल में आ जाता है। गुड मॉर्निंग निशांत भैया। उसकी मधुर आवाज माहौल को हल्का कर देती है। निशांत भी मुस्कुरा कर जवाब देता है, गुड मॉर्निंग, और रेयान की ओर देखता है। ओके बॉस, मैं चलता हूँ। निशांत कार में बैठते ही रेयान की बात याद करता है। खामोश सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए अपने आप से बुदबुदाता है, नहीं बॉस, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दक्ष को खुद से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। वो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। इधर रेयान किचन में अंश के लिए सैंडविच, चाय, फ्रूट्स और ताज़ा जूस तैयार करता है। नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अंश टेबल पर सजे व्यंजन देखकर चकित रह जाता है। उसके चेहरे पर जो चमक थी, उसने रेयान का दिल और भी भर दिया। रेयान कुर्सी खींचकर बैठता है। क्या है अंश, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अंश झिझकते हुए कहता है, आपको देखकर मुझे। वह रुक जाता है। रेयान शरारत से दोहराता है, आपको देखकर मुझे, आगे कहो अंश। अंश सिर झुकाकर बुदबुदाता है, यही कि आप बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल हो। रेयान की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। फ्लर्ट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, फर्स्ट नाइट तो हम मना ही चुके हैं, अब शादी भी कर लेंगे। अंश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो उठता है। रेयान हंसकर उसके सिर पर हाथ रखता है, अब इतना मत शर्माओ और जल्दी नाश्ता करो, तुम्हें कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। अंश हल्का हाँ कहकर उसके साथ नाश्ता करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों घर से निकलते हैं। दूसरी तरफ नील और मलंग भी अपने मेंशन से निकल चुके थे। सुबह की हवा में कार के शीशों पर हल्की धुंध जमी थी। नील गाड़ी चला रहा था और मलंग उसकी ओर चोरी चोरी देख रहा था। आखिर नील सर का इरादा क्या है, वह मन ही मन सोचता है।
पहले कहते हैं रात में मेरे साथ करेंगे, पर पास भी नहीं आते। मेरी इतनी फिक्र भी करने लगे हैं, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं। डॉक्टर ने इतने टेस्ट लिए हैं, हो सकता है मैं। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। नील उसकी नजरों को पकड़ लेता है। कुछ कहना है क्या तुम्हें? उसकी आवाज हल्की पर गहरी थी। मलंग झट से मासूमियत में पूछ बैठता है, मैं मरने वाला हूँ क्या? ये सुनकर नील अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देता है। मलंग घबराकर कहता है, क्या हुआ नील सर, आप ऐसे क्यों? नील गुस्से में उसका सीट बेल्ट खोलता है, पास झुकता है और बिना कुछ कहे उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। मलंग की सांसें थम जाती हैं। कुछ ही पलों में वह भी उस चुंबन में खो जाता है। कुछ देर बाद नील दूर हटता है। उसकी आंखों में हल्की सख्ती है। दोबारा ऐसा बकवास सवाल पूछा तो सवाल पूछने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे? उसकी आवाज में छिपी चिंता मलंग के दिल को छू जाती है। वह चुपचाप सिर हिला देता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। उधर अंश का कॉलेज आ चुका है। वह कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि रेयान उसे रोकता है। अंश, तुम कुछ भूल रहे हो। अंश को लगता है रेयान किसी और चीज की बात कर रहा है। वह शर्माते हुए पास आकर रेयान के गाल पर एक मीठा सा किस कर देता है। हम कर दिया, वह धीरे से कहता है। रेयान हंस देता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। तुम्हारा बैग तुम बिना लिए जा रहे थे। अंश को जैसे बिजली का झटका लगता है। वह शर्म से अपना चेहरा झुका लेता है। रेयान उसकी थोड़ी उठाते हुए फुसफुसाता है, वैसे अपने बॉयफ्रेंड को जाने से पहले गाल पर नहीं, होठों पर करते हैं अंश। फिर वो खुद आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लेता है। अंश की सांसें थम सी जाती हैं। उसी समय दूर अपनी कार में खड़ा चिराग, जो तन्वी को छोड़ने आया था, उन्हें देख लेता है। उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं। ये तो रेयान सिंघानिया है, पर ये दोनों साथ कैसे? इनके बीच चल क्या रहा है? उसकी मुठ्ठियां कस जाती हैं। इन दोनों के बीच कुछ भी चल रहा हो, मैं अंश को इनसे दूर करके अपना बना कर रहूंगा। वह गुस्से से कार का दरवाजा बंद करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। वहीं नील और मलंग भी कॉलेज पहुंचते हैं उसी वक्त, और अंश रेयान की कार से उतर जाता है। सुबह की हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे कोई नया किस्सा अपने साथ लेकर आए हो। वही मलंग भी उतरता, फिर दोनों का नजर एक दूसरे से टकराता है। एक पल को जैसे आसपास की सारी भीड़ गायब हो गई हो। मलंग अंश को देख हैरान था कि वो अब अंश को क्या जवाब देगा। वो इतने बड़े कार में किसके साथ कॉलेज आया होगा? उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, होंठ सूखे से लग रहे थे। वही अंश सोच तो यही रहा था, पर तभी नील कार से उतरता है और मलंग के बगल में खड़ा हो जाता। नील को देख रेयान भी कार से उतर जाता और चारों एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। थोड़ी सी ठंडी हवा के झोंके में चारों की निगाहें एक दूसरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो मलंग अपने सिर को झुका, हल्की मुस्कान छिपाते हुए रेयान को गुड मॉर्निंग विश करता है, तो रेयान भी ओके कह देता है। रेयान की गहरी आवाज में वो सधा हुआ अंदाज था, जिससे माहौल में अजीब सी शांति छा गई। तभी अंश मलंग की तरफ देख धीरे से कहता, मलंग, हमें क्लास जाना चाहिए। उसकी आवाज में दोस्ती की मिठास और हल्का सा अपनापन था। तो मलंग हाँ कहता है, पर उसकी आंखों में कहीं न कहीं सवाल तैर रहे थे। वही अंश रेयान की तरफ देख मुस्कुराते हुए उसे बाय कहता है, तो रेयान भी झट से कहता, शाम को मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा, तो सीधा अपने एकेडमिक जाना। उसके लहजे में एक जिम्मेदारी और छुपी हुई देखभाल साफ महसूस हो रही थी। तो अंश ओके कह देता है और मलंग के साथ चला जाता है। रेयान और नील कुछ देर तक उन दोनों को जाते हुए देखते हैं। उस पल में जैसे उनके मन में कई बातें एक साथ उमड़ रही थीं। फिर रेयान नील की तरफ देख हल्की जिज्ञासा के साथ कहता, मलंग और तुम साथ रह रहे हो क्या? ये सवाल सुन नील क्रूर मुस्कान के साथ कहता, हाँ, बहुत मुश्किल से मेरे साथ रहने के लिए माना है रे। वैसे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे और अंश के बीच सब ठीक है ना? वही रेयान हल्की सांस छोड़ते हुए कहता, हाँ, फिलहाल के लिए तो सब कुछ ठीक है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी अनकही खुशी को छुपा रहा हो। कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं, बीच बीच में हल्की सी हंसी भी गूंजती है। फिर दोनों अपने अपने कार में बैठ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ निशांत अपने मेंशन पहुंच जाता है। मेंशन आते वक्त भी पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस दक्ष का ही ख्याल चल रहा था। जो भी रेयान ने उससे कहा था, वो हर लफ्ज उसके दिल में गूंज रहा था। कार की खिड़की से आती हवा भी उसकी बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। यही सोचते हुए वो सीधा दक्ष के रूम के सामने खड़ा हो दरवाजा नॉक करता है। वही दक्ष जो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था।
दरवाजा का नॉक सुन वो चिल्लाकर कहता, दरवाजा खुला है निशांत, आ जाओ अंदर। दक्ष को अच्छे से पता था कि निशांत ही आया होगा, तो निशांत ओके कहते हुए रूम का दरवाजा खोल अंदर आता है और देखता है कि दक्ष रेडी हो रहा है और साथ ही बेड पर उसका पैक किया हुआ एक बैग रखा था। कमरे की हल्की खुशबू और सामान की आवाजाही बता रही थी कि कोई जल्दबाजी में है। ये देख निशांत का चेहरा कठोर हो जाता और वह बिना सोचे समझे दक्ष के पास जा उसके बाजू को पकड़ अपने तरफ करते हुए गुस्से भरे आवाज में कहता, कहाँ जा रहे थे तुम मुझे बिना बताए। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और डर साफ झलक रहा था, जैसे उसे खोने का डर हो। निशांत का सवाल सुन दक्ष उसका हाथ अपने बाजू के ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहता, मैं कहीं भी जाऊं निशांत, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले, और मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तो निशांत अपने गुस्से को शांत कर उसके बाजू को छोड़ते हुए वार्म आवाज में कहता, सॉरी दक्ष, पर मुझे लगा तुम मेरी वजह से मुझे छोड़कर जा रहे। उसकी आंखों की बेचैनी अब नर्म हो गई थी, जैसे हर डर सिर्फ एक सच्चाई में बदल रहा हो। निशांत का एक्सप्लेनेशन सुन दक्ष हल्की मुस्कान के साथ कहता, तब तो तुम्हें खुद पर गुस्सा करना चाहिए था, ना कि मुझ पर, और अपने बाजू को पकड़ते हुए कहता, उफ कितना दर्द हो रहा, अंदर लाल हो गया होगा। तो निशांत वापस उसके बाजू को छूते हुए फिक्रमंद लहजे में कहता, फाइन, अपने शर्ट उतारो मैं चेक करता हूँ। तो दक्ष उसे घूरते हुए कहता, तुम डॉक्टर नहीं हो निशांत, और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। इतना बोल दक्ष अपने बैग में सारा सामान चेक करने लगता है। तो इरिटेट हो निशांत कहता, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। तो दक्ष निशांत की तरफ पलटकर थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहता, मसूरी जा रहा हूँ अपने घर। ये सुन निशांत हैरान हो जाता और धीमे स्वर में कहता, पर अचानक क्यों, और कल तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर दक्ष उदासी भरे आवाज में कहता, वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है, आज सुबह ही कॉल आया तो बताने का टाइम नहीं मिला, और एक भी फ्लाइट नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे ट्रेन बुक करना पड़ा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तो झट से निशांत कहता, तुम फिक्र मत करो, फ्लाइट का मैं देख लूंगा। तो दक्ष हल्का हंसते हुए कहता, मैं सारा फ्लाइट चेक कर लिया हूँ, एक भी सीट खाली नहीं है, और वैसे भी मैं ट्रेन बुक कर चुका हूँ, तो तुम्हें मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ये सुन निशांत दक्ष के चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से कहता, इट्स ओके दक्ष, मैं हूं ना, तो फिर तुम फिक्र क्यों करते हो, और वैसे मैं मेहनत तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए। ये सुन दक्ष की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती और वो कहता, क्या मतलब है तुम्हारा। तो क्रूर मुस्कान के साथ निशांत दक्ष के गालों को पिंच करते हुए कहता, यही स्वीट हार्ट कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा तो ट्रेन से थोड़ी ना जाऊंगा, यू नो आई हेट ट्रेन। तभी दक्ष कहता, तुम्हें क्यों जाना है, और अगर दोनों चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, बॉस से क्या कहोगे तुम। तो मुस्कुराते हुए निशांत अपना फोन निकाल रेयान के नंबर पर कॉल कर स्पीकर पर कर देता है, वो भी दक्ष के सामने। वही रेयान जो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अपने फोन पर निशांत का कॉल आता देख वो झट से फोन उठा अपने कान में लगा कहता, हाँ निशांत बोलो। तो निशांत कहता, सॉरी बॉस, अभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो दक्ष की दादी की तबीयत खराब है, तो मैं सोच रहा था कि मैं और दक्ष दोनों आज ही मसूरी के लिए निकलना चाहते हैं, पर। निशांत इतना कहा ही था कि रेयान उसे बीच में ही रोकते हुए कहता, फाइन, जाओ और यहाँ का फिक्र मत करो। रेयान का बात सुन दक्ष हैरान था, वही निशांत खुश। तो वह झट से कहता, थैंक यू बॉस। तो फिर रेयान आगे कहता, मैं तुम दोनों के जाने का इंतजाम करवा देता हूँ। तो निशांत ओके बॉस कह देता है। वही रेयान कॉल काट उन दोनों के जाने का इंतजाम करवा निशांत को मैसेज कर देता है। जब निशांत रेयान का भेजा मैसेज देखता तो खुद होते हुए दक्ष की तरफ देख कहता, हो गया सब, तुम आराम से पैकिंग करो, तब तक मैं भी पैक कर लेता हूँ, और शाम को निकलना है, तो थोड़ी देर सोना चाहते हो तो सो जाना, यहाँ से मसूरी थोड़ी देर है। इतना बोलते हुए निशांत उसके रूम से चला जाता है। उसके जाते ही दक्ष बेड पर बैठते हुए खुद में ही कहता, आजकल निशांत का हरकत देख मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये पहले तो कभी मेरे कहीं जाने पर ऐसा रिएक्ट नहीं करता था, तो अब अचानक से इसे क्या हो गया है। और आगे गहरी सांस भरते हुए कहता, इसे समझ पाना सच में बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। खुद में ही इतना कहते हुए वो थोड़ी देर लेट जाता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही कॉलेज में लंच ब्रेक हो चुका था। हल्की ठंडी हवा कैफेटेरिया की खिड़कियों से आती हुई सबके चेहरों को छू रही थी। तीनों टेबल पर बैठे थे, तभी तन्वी खड़ी हो कहती, मैं ऑर्डर करके आती हूँ, तो तुम दोनों बताओ क्या खाओगे। तन्वी का सवाल सुन मलंग मुस्कुरा कर कहता, कुछ भी ऑर्डर कर ले, जो तुझे पसंद हो, हम दोनों खा लेंगे। उसकी आंखों में शरारत थी। तो तन्वी मलंग के गाल को पिंच करते हुए कहती,
ओह, मेरा मलंग तो दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है। ये सब अंश के साथ रहने का कमाल है। ये सुन अंश बस हल्की हंसी रोकते हुए मुस्कुरा देता है। वही तन्वी चली जाती है। उसके जाते ही अंश मलंग को घूरते हुए धीमे स्वर में कहता, अब जल्दी बताओ, तुम्हारे और नील सर के बीच कौन सा खिचड़ी पक रहा है? तुम उनके साथ कॉलेज क्यों आए थे? अंश का सवाल सुन मलंग इधर उधर देखते हुए अपने मासूम आवाज में कहता, क्या बोल रहे हो अंश? मेरे और नील सर के बीच में क्या चलेगा? वो बस मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे साथ कॉलेज आने को कहा, तो मैं आ गया। वही अंश अपना मुंह फूला कर कहता, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन अपने दोस्त से झूठ तो मत बोल, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे और उनके बीच कुछ तो चल रहा है। मैं अंधा नहीं हूँ, सब साफ नजर आता है मुझे। अंश का बात सुन मलंग उसका हाथ पकड़ हल्की कांपती आवाज में कहता, मैं उनके साथ उनके मेंशन में रह रहा हूँ। वॉट? पर क्यों? ये सवाल कर हैरानी से अंश मलंग को देख रहा था। तो मलंग गहरी सांस लेते हुए कहता, क्योंकि मेरे अंकल ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वो वापस नहीं कर देते मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। मलंग चाह कर भी अंश से झूठ नहीं कह पाता था, क्योंकि अंश उसके लिए दोस्त और भाई दोनों था। इसलिए वो अंश को सब कुछ बता दिया। सारा बात जान अंश धीमे और उदासी भरे आवाज में कहता, वो तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करते हैं ना? अब इस सवाल का जवाब देना मलंग के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि नील का बर्ताव कैसा है ये खुद मलंग को भी समझ नहीं आता था। कभी वो गुस्सा करता तो कभी प्यार से बात, कभी खुद ही करीब आता तो कभी उसकी तरफ देखता तक नहीं था। और यही सोचते हुए मलंग कहता, अरे नहीं अंश, वो बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं। ये सुन अंश को राहत मिलता है। तभी तन्वी आ जाती है और फिर तीनों साथ बैठे खाते हुए बातें करने लगते हैं। वही करीबन 8 घंटे 37 मिनट के बाद कबीर का जेट सिंगापुर लैंड कर चुका था। तो जन्नत जो अब तक कबीर के कंधे पर सर रखे सोई थी, उसे देख कबीर हल्के से उसकी तरफ झुकता, धीरे से आवाज देते हुए उठाता है। पर वो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सोई थी, जिसके कारण वो हिलती तक नहीं। ये देख कबीर थोड़ी देर और बैठा रह जाता है, उसके चेहरे को बस चुपचाप निहारता है। जन्नत के चेहरे की मासूमियत उसे कुछ पलों के लिए अपने सारे कामों और सफर की थकान भुला देती है। तभी जन्नत का नींद खुलता है और वह कबीर की तरफ देख आंखें मलते हुए कहती, हम पहुंच गए सिंगापुर। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? जन्नत का सवाल सुन कबीर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता, कोशिश किया था उठाने का, पर तुम उठी नहीं। तो सिल्ली सा मुस्कान के साथ जन्नत कहती, सॉरी, अब चले। तो कबीर हल्की सी सांस छोड़ते हुए ओके कहते हुए खड़ा हो जाता है और जन्नत भी। फिर दोनों बाहर निकलते हैं। उनके पीछे कबीर का आदमी भी उन दोनों का सामान उतार कर उनके पीछे जाने लगता है। सिंगापुर की हल्की सी नमी वाली हवा, रात के आसमान में चमकते रोशनी के रंग और उनके बीच का अजीब सा सुकून इस लम्हे को और भी खूबसूरत बना रहे थे।